हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के इजराइल हमले में मारे जाने के बाद ईरान ने करीब 180 मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल है और किसी भी समय जंग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी एक हफ्ता गुजरने वाला है, लेकिन अब तक इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन हमले की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका और इजराइल इस योजना पर काम कर रहे हैं। उधर ईरान भी अपनी पूरी तैयारी से अपने को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। रसिया ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है और उस पर उसकी पूरी मिलिट्री, उसकी ईरान की पूरी फोर्स इससे बचने के लिए काम कर रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं अगले बार इजराइल पर अटैक करने के लिए। इस बीच भारत पर इकोनॉमिकली क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या तीसरी विश्व युद्ध हो सकती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ईरान का इजराइल पर अटैक के बाद इजराइल ने गजा, फ़लस्तीन और लेबनान पर बमबारी तेज कर दी है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि क्या लेबनान फिर से कोई दूसरा गाजा बनने की कगार पर है। इन सभी विषयों के बीच, इन सभी चर्चाओं के बीच एक इजराइल ने एक नक्शा, उनका ऑफिशियली एक नक्शा रिलीज़ किया, एक मैप रिलीज़ की दुनिया की, जिसमें जो हिंदुस्तान का, जो इंडिया का कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उस स्टेट को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। इस देश के लोगों ने जब उस नक्शे को देखा और सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि इजराइल और नरेंद्र मोदी दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, तो फिर ये इजराइल ऐसा कैसे कर सकता है कि इंडिया के एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता सकता है। इस सभी विषयों पर मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ईरान का इजराइल पर 180 मिसाइल से हमला करने के बाद और अमेरिका और इजराइल के धमकियों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने जुमा के दिन लाखों लोगों के बीच जुमा की नमाज पढ़ाई और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ और मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो इजराइल है। और उन्होंने आगे कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा बड़ा अटैक इजराइल पर किया जा सकता है, जिसके लिए पूरी तैयारी हमारे पास है। उन्होंने इस तकरीर में बात करते हुए इजराइल और अमेरिका संबंधों पर बात की और उन्होंने कहा कि इजराइल एक दुर्भावनापूर्ण, जड़हीन, कृत्रिम और अस्थिर देश है, जिसे अमेरिकी समर्थन के साथ मुश्किल से जीवित रखा गया है और अल्लाह की इच्छा है कि इसका जीवन लंबे समय तक नहीं रहेगा। खामेनेई ने आगे कहा कि ज़ियोनी शासन पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और अल्लाह की इच्छा से इसे मैं मिटाऊंगा। इस बीच जब खामेनेई इस तरह के भाषण दे रहे थे तो पूरी मिडिल ईस्ट में या पूरी दुनिया में हलचल से मची हुई थी कि क्या ईरान फिर से कोई बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है क्या। इस तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई की असली मकसद क्या है, इसकी असली वजह क्या है। तो जब यहूदियों पर, जो यूरोपीय देश है, जो पश्चिमी देश है, उनके द्वारा उन पर हमला किया गया, उनके साथ हिंसा की गई, तो जो यहूदी थे वो फ़लस्तीन आए और फ़लस्तीन पर एक नंगे भूखे यहूदियों को फ़िलिस्तीनियों ने अपने पास रखा, उन्हें अपनी जगह दी, उनको रहने के लिए अपना ज़मीन दिया। जिसके बाद इजरायली और यहूदी ये धीरे धीरे बढ़ते गए और डेमोग्राफिक चेंज होते गया और इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, जिसके बाद इन्होंने अपना एक स्टेट और अपने देश की मांग करनी शुरू कर दी। जिसके बाद 1948 में इजराइल नाम का एक देश का उत्पन्न हुआ। जब फ़लस्तीनियों को के ज़मीन पर जब इजरायली कब्जा करने लगे, इजराइल अपना एक देश बन गया, जिसे यूएन ने भी मान्यता दे दी और इजराइल एक यहूदी देश के नाम से जाने लगा। जिसके बाद फ़िलिस्तीनियों को लगा कि इजरायली और यहूदी हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, हमारे ज़मीन को लूट रहे हैं और अपने देश में शामिल कर रहे हैं। जिसके बाद संघर्ष शुरू हुआ फ़लस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में, जो अब तक जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास, जो वहाँ का एक पॉलिटिकल विंग है
फ़लस्तीन का, उन्होंने इजराइल पर हमला किया, जिसमें करीब 1100 इजरायली मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना दिया गया। जिसके बाद जो गाजा पर इजराइल बमबारी स्टार्ट किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतों और बुजुर्गों को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उस पर बमबारी की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। करीब करीब अब तक के गजा में और फ़लस्तीन में 40,000 लोगों को मार दिया गया। इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए इस फ़लस्तीन को बचाने के लिए लेबनान का हिजबुल्ला और यमन का हूती विद्रोही सामने आए। जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने और हिजबुल्ला ने इजराइल पर अटैक करना स्टार्ट किया। जिसके बाद आप तो देख रहे हैं जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा, लगातार बमबारी कर रहा। कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर अटैक हुए थे, जिसमें जितने भी देश में पेजर डिवाइस थे सभी में ब्लास्ट हुआ था। जिसके बाद हिजबुल्ला ने भी जवाबी कार्रवाई की और अब इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के बर्बर शासक और तानाशाह नेतन्याहू ने लेबनान को अब दूसरी गाजा बनाने की ओर बढ़ रहा है। उस पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, लगातार उस पर वहाँ की स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों पर हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। अब तक कम से कम 2000 लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल का एक स्ट्रेटजी रहा है और वो कहता रहा है कि पहले भी एक बयान जारी करके बताया था कि लेबनान के जो लोग हैं वो उत्तरी हिस्सा में चले जाए, दक्षिणी हिस्सा में चले जाए, तो कोई कैसे अपना ज़मीन और घर बार छोड़ करके कोई एक स्थान से दूसरी तरफ विस्थापित हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने गाजा में भी जब हवाई हमले कर रहे थे, वहाँ फ़लस्तीन में भी हवाई हमले कर रहे थे, तो उन्होंने भी उस टाइम भी एक बयान जारी किया था इजराइल ने और कहा था कि जो इधर से लोग दूसरे तरफ चले जाएं, दक्षिण से उत्तर के तरफ चले जाएं। और इस तरह से वो लगातार अपने डिफेंस के नाम पर लगातार बमबारी करता रहा। अब तक के जो लेबनान में जो मौतें हुई हैं उसमें करीब करीब 127 बच्चे और 261 महिलाएं भी मारी जा चुकी हैं। इजराइल के तानाशाह सरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम जो इंटरनेशनल कानून बनाए गए हैं उनको तोड़ता रहा है। इंटरनेशनल कानून के अनुसार किसी भी देश के बच्चों, महिलाओं और वहाँ के अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों पर अटैक नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल लगातार गजा में भी, फ़लस्तीन में भी और अब लेबनान में भी लगातार वहाँ के लेबनान के अस्पतालों पर, शिक्षण संस्थानों पर, सार्वजनिक जगहों पर लगातार बमबारी कर रहा है। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। और कुछ दिन पहले ईरान के जो सीरिया में जो दूतावास था उस पर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन अमेरिका समेत जितने भी पश्चिम देश हैं इसकी निंदा कभी नहीं करते। और जब इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जब उल्लंघन इजराइल कर रहा है तो इस उल्लंघन के वजह से वो किसी भी समय किसी भी देश के दूतावास पर वो अटैक कर सकता है। हो सकता है कभी इजराइल भारतीय दूतावास पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता ही नहीं है। अब ये जो दक्षिणपंथी लोग जो इजराइल के साथ खड़े हैं वो तब किसके साथ खड़े हो पाएंगे। इजराइल ने एक नक्शा जारी कर दिया है जिसमें कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे पाकिस्तान का बता दिया है। अब जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो इस पर सफाई नहीं दे पा रहे हैं। इजराइल और उसके राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू एक टेररिस्ट है और टेररिस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है, जियोनिज्म को बढ़ाना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना और जियोनिस्ट को बढ़ावा देना, जियोनिस्ट विचार को बढ़ावा देना है। उसके तहत वो किसी भी देश के एम्बेसी पर हमला कर सकता है जो उस जियोनिज्म का विरोध करता है। सीरिया में 1 अप्रैल को ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया और उसके बाद 19 मई को ईरान के हेलीकॉप्टर में क्रैश हुआ, जिसके बाद
इसका आरोप इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा। उसमें ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला समेत 9 लोग मारे गए, जिसके बाद इजराइल ने ना खंडन किया और ना उस क्रैश को एक्सेप्ट किया कि ये हमने करवाया है। लेकिन जितने भी ईरान के तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि ये क्रैश जो है वो इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के तरफ से करवाया गया। उसके बाद आता है 30 जुलाई 31 जुलाई के दरमियानी रात, जिसमें जो हमास प्रमुख है इस्माइल हानिया, उसे मार दिया जाता है ईरान में। इसके बाद जो ईरान का जो सब्र का बांध था वो टूटता गया और ईरान 1 अक्टूबर की रात करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। इस हमले के बाद इजराइल ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका से बात कर रहा है और रणनीतियों पर चर्चा कर रहा है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि ईरान के ऑयल फील्ड पर हमला करेगा, जिसके बाद अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा होता है, अगर ईरान के ऑयल फील्ड पर अगर अटैक होता है तो तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसके वजह से भारत पर भी असर पड़ेगा। ईरान इजराइल अटैक के बाद करीब कच्चे तेलों की कीमतों में 10% की इजाफा हो गया है और अब $70 पर बैरल से अब $77 पर बैरल हो गया है। जिसके बाद जो भारत जो पूर्ण रूप से तेल के आयात पर निर्भर है, उसकी कीमतों पर असर पड़ेगा। और अगर तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा तो भारत के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, चीज़ें महंगी होगी। और जो लोग 1000 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने की बात करते हैं, उनके भी सपने इस तरह से इजराइल पूरा कर देगा।